हेलो और नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। ये बहस कि हमारे पास फ्री विल कितनी है, हमारे पास चॉइस कितनी है अपनी लाइफ में अलग अलग रिजल्ट्स के मैनिफेस्टेशन में, और क्या हम सच में ऐसे सिचुएशन बना सकते हैं जो ज्यादा पावरफुल हो और ज्यादा रिवॉर्डिंग भी हो। क्या हम सच में अपनी डेस्टिनी में क्रिएटिव हो सकते हैं और अपनी लाइफ को डिजाइन से जी सकते हैं बजाय इसके कि डिफॉल्ट से जिए। और बहुत बार ये सवाल भी आता है कि अगर तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है और अगर सब कुछ प्रीडिटरमाइंड या प्रीडेस्टाइंड है तो फिर जिंदगी में कुछ भी करने या कोशिश करने का क्या फायदा, क्योंकि जो होना है वो डिफॉल्टली होके ही रहेगा। अब हालांकि ये बहस दिलचस्प है, लेकिन बहुत सी बातें हैं गौर करने वाली। पहली बात, जरूरी सवाल ये है, क्या तुम अपनी लाइफ डिफॉल्टली जीना चाहते हो? जैसे मैं अपनी लाइफ वैसे ही जीता हूं जैसे वो आती है। मैं अपनी फेट या अपनी लक को बहुत ज्यादा पुश नहीं करता। मैं अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखता हूं। जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो मैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं। मैं सुरक्षित रहने की कोशिश करता हूं और जैसा मौका आए उसी के हिसाब से मैं अपने फैसले भी लेता हूं। अगर हालात ऐसे हैं तो बिल्कुल तुम अपनी लाइफ डिफॉल्टली जी रहे हो। हालांकि हम खुद के क्रिएटिव डेस्टिनी मेकर हैं, उससे कहीं ज्यादा जितना हम सोचते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम जिंदगी में क्या करते हो तो तुम एक खास फील्ड या काम बताओगे। अगर पूछा जाए क्यों तो उसकी एक वजह बताओगे। तुम ये नहीं कहोगे कि तकदीर थी। तो अगर कोई पूछे, मान लो तुम आर्किटेक्ट हो, कोई पूछे तुम क्या करते हो, तो तुम कहोगे मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं इमारतें बनाता हूं। तो सवाल उठ सकता है कि तुम आर्किटेक्ट क्यों बने? अब कुछ लोग शायद फिर भी फेट कहें, लेकिन तुम में से बहुत से कहेंगे क्योंकि आर्किटेक्चर ने मुझे इंटरेस्ट किया। ये वो चीज थी जो मुझे पसंद थी और मैं यही करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये ली और इससे मुझे बड़ी जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूं। तो ये है हमारे जवाब। अगर पूछो कि तुम्हारी शादी किससे हुई तो कहोगे मेरी शादी XYZ से हुई। यहाँ दो बातें कहनी है। एक ये हो सकता है कि तुम किसी से प्यार करते थे तो उससे शादी कर ली, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस थी कि प्यार होने के बावजूद उससे शादी न करो, है ना? या अगर अरेंज्ड मैरिज थी। भारतीय सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारी अरेंज्ड मैरिज होती हैं जहां होरोस्कोप भी मैच किए जाते हैं और फैमिलीज ये भी देखती हैं कि दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, और मैच मेकिंग होती है जहां कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली का स्टेटस सब देखा जाता है और आखिरकार शादी पक्की हो जाती है और शादी हो जाती है। वहां भी चॉइस है। तुम लड़की को रिजेक्ट कर सकते हो अगर वो पसंद नहीं, और लड़की लड़के को रिजेक्ट कर सकती है, या फैमिलीज दूल्हे या दुल्हन को रिजेक्ट कर सकती है। तो यहाँ हम बहुत से फैसले जिंदगी में लेते हैं, लेकिन आखिर में हम ये मान लेते हैं कि हमें एक पंचिंग बैग चाहिए, अपनी नाकामियों के लिए पंचिंग बैग। तो हम वो फेट या लक पर डाल देते हैं और कहते हैं ये पहले से तय था इसीलिए मेरी शादी इस इंसान से हुई, ये पहले से तय था इसीलिए मैं काम या बिजनेस की इस लाइन में गया, ये पहले से तय था इसीलिए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरी फेट और लक खराब है। अब ये आसान क्यों है? जैसा कि कहा, फिर हम जिंदगी में बहुत से चॉइस लेते हैं। जैसे अगर कोई इंसान 2 या 3 साल से प्रमोशन नहीं होने पर एक तरह से देखे तो कहे मेरी बदकिस्मती, मेरी बदफेटी, मेरे जीवन साथी, मेरे सुपरवाइजर, मेरे मैनेजर मेरे काम को सराह नहीं पाते। हो सकता है कि ये ज़ोयाक का तरीका हो तुम्हें बताने का कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप पर काम करने की जरूरत है, तुम्हें अपने बॉसेस के साथ, अपने सुपरवाइजर्स, अपने मैनेजर्स के साथ और करीब से काम करने की जरूरत है। ये भी तुम्हारा कर्म है। तो तुम्हारे कर्म में लिखा है कि तुम्हें जिंदगी के एक खास एरिया में मेहनत करनी है, अपने रिलेशनशिप पर काम करना है, अपने बॉसेस, मैनेजर्स या अथॉरिटी फिगर्स के साथ करीब से काम करना है, और तुम वो नहीं कर रहे। तो जब तुम्हें ये रुकावटें मिलती हैं, जब तुम्हें रोड ब्लॉक मिलते हैं, तो ज़ोयाक तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें यहाँ पर काम करने की जरूरत है। अगर तुम वो करोगे, वो तुम्हारा कर्म है, तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन हम करते क्या हैं? हम कमी को कोसते हैं,
ज़ोयाक को कोसते हैं, हम अपनी फेट को कोसते हैं। तो जब कभी तुम्हें रोड ब्लॉक मिले और वो रोड ब्लॉक बार बार मिल रहा हो, तो एक कदम पीछे हटो और एनालाइज करने की कोशिश करो। क्या वजह तुम्हारी फेट है, या सच में कोई चीज है जो तुम करते हो या नहीं करते, या जिसे तुम नजरअंदाज करते हो, या जो तुम्हारी नजर के सामने नहीं आती, या जो तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट में है जिसकी वजह से तुम वो देख नहीं पाते जो साफ होनी चाहिए थी, या जो बहुत सारे लोगों को साफ दिखती है। अगर तुम्हें लगातार रिलेशनशिप में एक के बाद एक चैलेंज आ रहे हो, तुम्हारा तीसरा रिलेशनशिप टूटे, तो क्या तुम हमेशा दूसरों को दोष दोगे, या कोई जिम्मेदारी तुम लोगे और फीडबैक मांगोगे? जब ब्रेकअप होता है तो हो सकता है जिसने तुमसे ब्रेकअप किया हो उसने तुमसे कुछ वजह बताई हो कि वो क्यों ब्रेकअप कर रहा है। मिसाल के तौर पर, तुम बहुत ज्यादा सोशलाइज करते हो, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं और तुम उस इंसान के लिए कम समय निकाल पाते हो जिसे तुम डेट कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि हम उस इंसान के साथ वक्त बिताना चाहते हैं जिसे डेट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं। फिर वो इंसान जिसे हम पसंद करते हैं और शायद उसके साथ भविष्य भी देख रहे हैं, वो अंत में फील करेगा कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। वो इग्नोर फील करेगा, यहाँ तक कि फील करेगा कि उसे उतनी अहमियत नहीं दी जा रही जितनी देनी चाहिए, वजह चाहे कुछ भी हो। और अगर एक के बाद एक रिलेशनशिप टूट रहे हैं, तो ज़ोयाक तुम्हें मैसेज दे रहा है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप के सॉफ्ट पार्ट पर काम करने की जरूरत है, ना जरूरी कि रिलेशनशिप के सर्विस पार्ट या करियर पार्ट पर जहां तुम्हें टीम मेंबर्स, बॉसेस या मैनेजर्स के साथ काम करना है, बल्कि सॉफ्ट पार्ट, रिलेशनशिप का ज्यादा इंटीमेट हिस्सा जहां तुम्हें काम करने की जरूरत है, या यहां तक कि दोस्तों के साथ। जैसे अगर तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं टिकते, या तुम्हारे बहुत कम दोस्त हैं, तो तुम्हें खुद से पूछने की जरूरत है। अब फेट या लक को दोष देना आसान है कि सब ऑर्डेन्ड या प्री ऑर्डेन्ड है, लेकिन मौके बार बार तुम्हें दिए जाते हैं। तो डिफॉल्ट से जी गई जिंदगी और डिजाइन से जी गई जिंदगी में फर्क ये है कि डिजाइन से बहुत सी चीजें हमें इस कायनात या क्रिएशन की तरफ से मिलती है ताकि हम उन मौकों को लें। हम उन मौकों से चूक जाते हैं, हमें क्यूज नहीं मिलते, हमें सिग्नल्स नहीं मिलते, हम ज़ोयाक के दिए सिग्नल्स को मिस कर देते हैं और फिर पलट कर ज़ोयाक को ही दोष देते हैं। तो अगर कोई मौका बार बार आ रहा हो एक के बाद एक, या कोई रुकावट बार बार आ रही हो, चाहे जॉब में चाहे रिलेशनशिप में, तो ज़ोयाक तुम्हें जोर जोर से कुछ कह रहा है, तुम्हें जिंदगी के किसी खास एरिया या रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं और फिर पलट कर फेट या लक को दोष देते हैं कि हमें वो ब्रेक नहीं मिला, वो प्रमोशन नहीं मिला। लेकिन फेट और लक तुम्हें मौका दे रहे हैं कि पलट कर करेक्शन करो। अगर तुम करेक्शन नहीं करते तो यकीनन चैलेंज आ सकता है। मुझे एक शख्स याद है जिसे मैं जानता हूँ, करीब 10 साल से भी ज्यादा पहले की बात है, और वो इंसान अपने बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहा था और बहुत फैमिली मैन था, फैमिली के लिए समर्पित। उसकी बीवी हमेशा शिकायत करती थी कि वो उसे वक्त नहीं दे पाता, वो हमेशा अपने बिजनेस में मशगूल रहता। और वो इंसान सच में फैमिली मैन था क्योंकि उसका सारा वक्त उसकी दुकान और बिजनेस में चला जाता था। वो अपनी फैमिली के लिए दुनिया भर के पैसे जमा करना चाहता था, अपनी फैमिली को बेहतरीन चीजें देना चाहता था इत्यादि। और उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट ले लिए थे, बहुत सारे क्लाइंट, उससे ज्यादा जितना वो हैंडल कर सकता था। तो जाहिर है कि वो घर पर वक्त नहीं दे पा रहा था। ये महीनों चला, बल्कि 2 साल से भी ज्यादा चला। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी बीवी का शादी के बाहर कोई रिलेशनशिप है और वो टूट गया। ऐसा क्यों हुआ? अब बैठकर बीवी को कोसना आसान है कि मैं सब कुछ कर रहा था, बीवी के लिए, फैमिली के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन तुम अपनी क्षमता से ज्यादा लाद बैठे थे। रिलेशनशिप में भी ये जरूरी है कि तुम वक्त दो, तुम दिखाओ कि वो इंसान अहम है। और अगर तुम अपनी क्षमता से ज्यादा लाद रहे हो तो परेशानी होती है। ज़ोयाक ने दोनों तरफ मौका दिया, तुम्हें रिलेशनशिप में मौका दिया, तुम्हें बिजनेस में भी मौका दिया। अगर तुम एक पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज करोगे और उम्मीद करोगे कि दूसरा पहलू डिफॉल्ट और ऑटो पायलट पर अपने आप चलेगा और अच्छा भी रहेगा, तो विमान लैंडिंग के वक्त क्रैश होगा।
क्योंकि विमान थोड़ी देर ही ऑटो पायलट पर आसमान में रह सकता है। जब तुम्हें मोड़ लेना है, जब तुम्हें एयरक्राफ्ट लैंड कराना है, तो तुम्हें कंट्रोल लेना ही होगा। तो तुम्हारी जिंदगी का कोई एरिया क्रैश लैंड करेगा, चाहे काम हो, सर्विस हो, सेहत हो या रिलेशनशिप, कुछ न कुछ। अगर तुम अपनी जिंदगी डिजाइन से नहीं जी रहे, जब तुम चॉइस लेते हो तो पलट कर फेट को कोसते हो, तो काम पर उतना ही करते हो और प्रमोशन की उम्मीद रखते हो। अपने रिलेशनशिप में उतना ही करते हो लेकिन उम्मीद करते हो कि जीवन साथी तुम्हारे लिए कुर्बानियां दे, तुम्हारे लिए खड़ा रहे। अपने बच्चों के लिए उतना ही करते हो, बस स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस भरते हो, लेकिन वक्त नहीं देते पेरेंट टीचर मीटिंग में रेगुलरली जाने का, बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताते, क्वालिटी टाइम नहीं देते। जब काम से घर आते हो तो बात नहीं करते, उनके साथ सिनेमा नहीं जाते, उनके साथ सैर सपाटे पर नहीं जाते, बस अपने बच्चों को ज्यादा क्वालिटी वक्त नहीं देते। तुम ऐसा नहीं करते और फिर कल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और तुम्हारे और बच्चों के बीच दूरी आ जाती है और तुम्हें लगता है कि बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, और फिर बच्चे एक दिन अपनी पढ़ाई या अपने काम के लिए घर छोड़कर चले जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें, या तुम्हारा बच्चों के साथ बस उतनी ही बात हो या उन तक उतनी ही पहुंच हो, तो किसे दोष दोगे? क्या बच्चों को दोष दोगे या फेट या लक को कोसोगे? अब तुम जितना चाहो अपनी फेट या लक को कोस सकते हो। हालांकि फेट और लक तुम्हें पूरी जिंदगी में बहुत से मौके देते हैं कि तुम अपनी जिंदगी डिफॉल्ट से नहीं बल्कि डिजाइन से जी सको। अब हद तो ये है कि फेट और लक तुम्हें चॉइस तो देते हैं, लेकिन सब कुछ थाली में रखकर नहीं देते, क्योंकि ये भी तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। कुछ चीजें, कुछ चॉइस और सिचुएशन की सीमाएं तुम्हें नहीं दी जाती। हर किसी को स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स बनने का मौका नहीं मिलता, तुम्हें तुम्हारे कर्म के हिसाब से मौका मिलता है। तो सीमाएं हैं कि फेट और लक तुम पर क्या डालेंगे। अब इस बैंडविड्थ के अंदर तुम्हें बहुत सी चॉइस दी जाती है, लेकिन अगर बैंडविड्थ कुछ लोगों को ज्यादा मिलती है, वो कौन लोग हैं जिन्हें बैंडविड्थ ज्यादा मिलती है? क्या कोई तरीका है कि हम होरोस्कोप से पहचान सके कि हमारे पास डिजाइन से जीने के लिए बैंडविड्थ ज्यादा है या कम है? यानी मौके लोगों को आएंगे, लेकिन कुछ लोगों को कम मौके आएंगे और कुछ लोगों को ज्यादा मौके आएंगे। तो वो कौन लोग हैं जिन्हें अपनी मर्जी से काम करने और अपनी जिंदगी को अपनी डिजाइन से बड़े पैमाने पर जीने के लिए ज्यादा फ्री विल दी जाती है, बजाय उन मौकों के इंतजार में बैठने के जो ज़ोयाक देगा और फिर चॉइस लेने के? तो होरोस्कोप में कुछ चीजें पता चलेंगी कि किसके पास ज्यादा फ्री विल है और किसके पास कम। वो लोग जिनका लग्न बड़ा मजबूत होता है। अब लग्न क्या है? लग्न तुम्हारी मेंटालिटी है। लग्न वो भी है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद किस दिशा में है और लग्न का लॉर्ड कहाँ रखा है, ये अहम प्लेसमेंट है। तो जिसका लग्न और लग्न का लॉर्ड बहुत मजबूत होता है, उसे ज्यादा फ्री विल मिलती है और ज्यादा विल पावर भी मिलता है, क्योंकि लग्न तुम्हारी विल पावर को भी दिखाता है। तो उसे ज्यादा फ्री विल मिलती है, ज्यादा विल पावर मिलता है, ज्यादा चॉइस मिलती है फैसले लेने के लिए। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे होरोस्कोप में मंगल मजबूत है, तो यकीन करने की बहुत वजह है कि तुम में जिंदगी में ज्यादा करने की एनर्जी है, क्योंकि मंगल बताता है तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है, तुम्हारा फोकस कहाँ जा रहा है। और फिर तीसरा भाव, अगर तीसरा भाव मजबूत है और तीसरे भाव का लॉर्ड मजबूत है, तो तुम्हें अपने दम पर, अपने एंटरप्राइज से, अपनी कोशिशों से काम करने की ज्यादा आजादी मिलती है, क्योंकि तीसरा भाव कोशिशों और अपने एंटरप्राइज, सेल्फ एंटरप्राइज का भाव है। बहुत सारे बिजनेस लोगों के तीसरे भाव बहुत मजबूत देखे जाते हैं। तो जितना तीसरा भाव मजबूत होगा, तीसरे लॉर्ड जितने मजबूत होंगे, उतने ही सेल्फ एंटरप्राइज के मौके तुम्हें मिलेंगे, उतने ही फ्री विल के मौके तुम्हें मिलेंगे, उतनी ही चॉइस तुम्हें मिलेंगी। तो पहली बात, लग्न बहुत मजबूत होना चाहिए, मंगल मजबूत होना चाहिए और तीसरा भाव मजबूत होना चाहिए। अगर ये तीनों बहुत ज्यादा मजबूत हैं, तो तुम्हें ज्यादा विल पावर मिलती है। ये एक तरह से देखने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका है माइंड ग्रहों को देखना। माइंड ग्रह है बृहस्पति, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा तुम्हारी इमोशंस है और वो दिशा जिधर तुम देख रहे हो, क्योंकि अलग अलग श्लोक बताते हैं कि आत्मा वहां जाती है जहां मन जाता है। तो चंद्रमा बहुत बहुत अहम है, माइंडसेट बहुत अहम है।
तुम्हारे इमोशनल चॉइस बहुत अहम है। जिंदगी में हम जितने भी चॉइस लेते हैं वो ज्यादातर इमोशनल चॉइस होते हैं कि हमें उस चीज से इमोशनल कनेक्ट है या नहीं, हम अपनी चॉइस से कंफर्टेबल हैं या नहीं। दूसरे हैं बुध और बृहस्पति। बुध हमें अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी देता है कि हम अपने फैसलों को तोलें, फैसले के फायदे नुकसान तोलें और फिर उस फैसले को लें। और अगर हम उन एनालिटिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करते तो यकीनन चैलेंज है, परेशानी है। और तीसरे हैं बृहस्पति, वो समझदारी जो हमें दी जाती है कि जो चॉइस हम ले रहे हैं क्या वो अक्लमंदी वाली चॉइस है या नहीं। तो चंद्रमा हमें एक दिशा में धक्का देता है, बुध एनालिटिकल फैसला लेने में मदद करता है और बृहस्पति आखिरी मंजिल है जो बताता है कि ये अक्लमंदी वाली चॉइस है या नहीं। हो सकता है कि ये प्रैग्मेटिक चॉइस हो, लॉजिकल चॉइस हो, लेकिन क्या ये समझदारी वाली चॉइस है? इसलिए ये तीनों ग्रह बहुत बहुत अहम है। अगर ये तीनों बहुत मजबूत हैं तो तुम्हें ज्यादा चॉइस और ज्यादा आजादी मिलती है। तो भले ही तुम्हारा मंगल और तीसरा भाव मजबूत ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा लग्न बहुत मजबूत है और ये तीनों ग्रह बहुत मजबूत है तो भी तुम्हें ज्यादा विल पावर मिलता है। फिर अगली बात, तुम्हें अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंट्रोल को समझने की जरूरत है। हम सबके पास कंट्रोल का एक दायरा होता है। जिंदगी में हम जो ज्यादातर चीजें करना चाहते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। मिसाल के तौर पर एक खास खाना खाना है या नहीं, ये हम पर है। एक खास वक्त पर सोना है या नहीं, ये हम पर है। एक खास किताब पढ़नी है या नहीं, ये हम पर है। किसी सैर सपाटे पर जाना है या नहीं, ये हम पर है। किसी से शादी करनी है या नहीं, बल्कि किसी से शादी होती है या नहीं, ये हमारी चॉइस है। तो जिंदगी में बहुत से फैसले होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें इन्फ्लुएंस के दायरे में आती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम किससे शादी करते हो ये हद तक तुम्हारे कंट्रोल में है कि तुम उससे शादी करो या नहीं, लेकिन वो इंसान राजी होना चाहिए। तो वहां तुम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो ये कहकर, पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और तुम प्यार दिखा सकते हो, अच्छा व्यवहार कर सकते हो, सालों तक कोशिश कर सकते हो और आखिरकार लड़की तुम्हारे चाम में आकर शादी को राजी हो जाती है तो तुम किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए। अगर तुम्हारा जीवन साथी है तो तुम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, यार मैं वो खाना खाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए वो बना सकती हो? जीवन साथी तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, मुमकिन है आखिर में तुम्हारे लिए वो खाना बना दे। ये तुम्हारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। तुम्हारा खुद वो खाना बनाना तुम्हारे कंट्रोल में है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम रसोई में जाओ और अपने लिए और परिवार के लिए बना लो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए करे तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है और तुम लोगों को सिर्फ हद तक ही इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो ऑफिस में तुम्हारे नीचे काम करने वाली टीम काफी हद तक तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन तुम्हारा बॉस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस में है। कुछ हद तक तुम अपने बॉस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि वो ये करे या वो ये फैसला ले या ना ले, या इस इंसान को टीम में लाए या ना लाए, लेकिन बस उतना ही इन्फ्लुएंस है। उससे परे तुम्हारा नियंत्रण नहीं, ना तुम्हारा इन्फ्लुएंस है। तो अगर तुम ऐसे काम करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के दायरे में ज्यादा है तो तुम्हारे पास ज्यादा आजादी है, ज्यादा फ्री चॉइस है, ज्यादा फ्री विल है। अगर तुम अपने कंट्रोल या इन्फ्लुएंस से बाहर किसी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, जैसे तुम चाहते हो कि देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे लिए खाना बनाए, वो साफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं और ना ही तुम्हारे इन्फ्लुएंस में है। तो ऐसी चीज की कामना करना जो तुम्हारे कंट्रोल या इन्फ्लुएंस के दायरे से बहुत बाहर है, जाहिर है वहां तुम्हें फ्री विल नहीं दी जाती। दूसरों की भी अपनी फ्री विल है, दूसरों का भी अपना कंट्रोल का दायरा है। तो अगर तुम सच में समझ लो कि तुम्हारा सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है और उसी के अंदर काम करो और उन दायरों को बढ़ाओ, तो तुम कंट्रोल का दायरा बढ़ा सकते हो कंपनी बनाकर और लोगों को रोजगार देकर। अगर तुम्हारी कंपनी में ज्यादा लोग हैं तो वो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे मैनेजर, तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग जो तुम्हें रिपोर्ट करते हैं, वो सब तुम्हारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में हैं क्योंकि तुम एमडी या सीईओ हो।
लेकिन इसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है कि कंट्रोल का दायरा बढ़ाओ और फिर अपने बिजनेस के जरिए तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मिसाल के तौर पर भारत में रिलायंस या टाटा या फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम न सिर्फ हद तक लोगों की जिंदगी पर कंट्रोल करते हैं बल्कि उन्हें इन्फ्लुएंस भी करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, वो हमारी जिंदगी के किन एरियाज को पूरा करते हैं। तो अगर तुम एक बड़ी कंपनी खड़ी करो, मेहनत करो, तुम में सामर्थ्य हो, प्रतिभा हो, साधन हो, तो तुम शायद वो संगठन बना सकते हो और ज्यादा लोगों को अपने कंट्रोल के दायरे में ला सकते हो। तो जितना ज्यादा कंट्रोल का दायरा तुम बना सकते हो और उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ा सकते हो, उतनी ही ज्यादा फ्री विल भी तुम्हें मिलती है ज्यादा करने के लिए। तो कोशिश करो कि अपने कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के दायरे बढ़ाओ, हिटलर बनकर या डिक्टेटर बनकर नहीं, बल्कि अच्छा बनकर। तो अगर तुम शाम को घर लौटते हो और तुम चिड़चिड़े हो, घर में घुसते ही चिल्ला रहे हो और चीख रहे हो, तो अपने जीवन साथी पर तुम्हारा उतना ही इन्फ्लुएंस होगा, बस उतना ही तुम्हारी बात मानेगी, उससे ज्यादा नहीं। तुम्हारी शादी में भी चैलेंज आ सकते हैं क्योंकि तुम उम्मीद ज्यादा करते हो, लेकिन जब तुम मुस्कुराकर हंसकर घर में कदम रखते हो, जब तुम घंटी बजाते हो या घर में प्रवेश करते हो, हमेशा मुस्कुराओ और पूछो कि सब कैसे हैं। हर दिन शायद अपनी बीवी को गले लगाओ, मुस्कुराओ। अब अगर तुमने कई महीनों से ऐसा नहीं किया और अचानक घर में आकर बीवी को गले लगा लिया या किस कर लिया, तो बीवी को जरूर लगेगा तुम बीमार हो या कुछ गड़बड़ है, बजाय इसके कि कुछ सही है। तो ये आदत बना लो कि जिस किसी भी परिवार के सदस्य को देखो, मुस्कुराओ। जब कभी घर में आओ, अपने पालतू जानवर को सलाम करो, बच्चे को गोद में उठाओ, बीवी को गले लगाओ, मुस्कुराओ, पूछो कि कैसे हो, खुश रहो। तुम्हारा दिन बाहर कैसा भी गुजरा हो, लेकिन घर पर आकर अपनी मुश्किलें या समस्याएं मत डालो और घर का सारा माहौल मत खराब करो। काम पर जो होना है वो होगा, तुम कंट्रोल करोगे या फिर परिवार के साथ मिलकर उसका सामना करोगे, लेकिन जीवन साथी, परिवार या बच्चों को अपना पंचिंग बैग मत बनाओ, सबको सहने वाला मत बनाओ। तो जितनी अच्छी नीयत बनाओगे, जितने रिश्तों पर तुम काम करोगे, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ेगा। भले ही तुम ज्यादा कुछ ना भी कर पाओ, अगर तुम अच्छे इंसान हो, खुशमिजाज हो, हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हो, दोस्ताना मिजाज हो, देखभाल करने वाले हो और हमेशा दूसरों का सहारा बनते हो, तुम दूसरों तक मदद और सहारे के लिए पहुंचते हो, तुम दूसरों की मदद और सहारा करते हो, तुम दूसरों का ख्याल रखते हो, तुम दूसरों के साथ खड़े होते हो और तुम अपने परिवार से प्यार और देखभाल करते हो, तो तुम्हारा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ जाता है काफी हद तक और तुम्हें ज्यादा मौके मिलते हैं। ज़ोडिएक भी तुम्हें ज्यादा मौके देता है। ज़ोडिएक तुम्हें ज्यादा फ्री विल देता है ताकि तुम अपनी जिंदगी डिफॉल्ट से नहीं बल्कि डिजाइन से ज्यादा जी सको। और फिर आखिरी बात, अगर तुम आमतौर पर एक ईमानदार जिंदगी जीते हो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम अपनी जिंदगी का बड़ा मकसद ढूंढने की कोशिश करते हो, तुम देखते हो कि तुम्हारा बृहद बिंदु कहाँ है, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें हम आगे देख सकते हैं। जिंदगी के बड़े मकसद को देखो कि तुम समाज को कैसे ज्यादा वापस दे सकते हो, तुम अपने तुरंत परिवार और अपने से परे ज्यादा सेवा में कैसे रह सकते हो। पूरे समाज को देखो और अपने से और अपने परिवार से या अपने आसपास से बहुत बड़ा लक्ष्य रखने की कोशिश करो। जब तुम ऐसा करने की कोशिश करते हो, तब तुम सच में इंसानियत की सेवा कर रहे होते हो, और जब तुम इंसानियत की सेवा करते हो, तो तुम सबसे परे देखते हो और फिर तुमको सर्वोच्च ऊर्जा का असली काम करते हुए देखा जाता है। जब तुम अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपने एटीट्यूड में ऐसा माहौल बनाते हो, तो ज़ोडिएक भी तुम्हारी मदद करता है। एक कहावत है जिस पर मैं यकीन करता हूँ और कभी कभी मैं अपने पिता से भी इस पर बात करता हूँ। उर्दू में एक लफ्ज़ है, फितरत। फितरत यानी तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी फेट या तुम्हारी लक में क्या एटीट्यूड है। तो मैं अपने पिता से कहता था कि फितरत में नहीं तो तकदीर में नहीं। मेरे पिता मुझे उल्टा कहा करते थे कि तकदीर में नहीं तो ज़ोडिएक फितरत भी नहीं देगा। मेरा ख्याल है कि असली सच्चाई कहीं बीच में है। ये दोनों का मिला जुला है। फितरत यानी तुम जिंदगी को कैसे देखते हो, तुम कितना देना चाहते हो और कितनी तकदीर तुम्हें राजयोग,
दोष या अच्छी प्लेसमेंट के जरिए मौके देती है। तो अगर तुम्हारे पास मजबूत लग्न है, मजबूत मंगल है, मजबूत तीसरा भाव है, मजबूत बृहस्पति, बुध और चंद्रमा है, और तुम्हारे पास बहुत अच्छे योग है, बहुत कम दोष है, बहुत कम चीजें तुम्हारे लग्न और लग्न लॉर्ड पर नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव कंजंक्शन के साथ असर डालती है, तो जाहिर है तुम्हें ज्यादा फ्री विल है ज्यादा करने के लिए, वापस देने के लिए और ज्यादा योगदान करने के लिए, और फिर सच में अपनी जिंदगी डिफॉल्ट से नहीं बल्कि डिजाइन से जीने के लिए। तो हमेशा फेट या लक को दोष देना सही नहीं है। तुम्हें काफी फ्री विल दी जाती है, कुछ को दूसरों से ज्यादा फ्री विल मिलती है, कुछ को दूसरों से ज्यादा मौके मिलते हैं, लेकिन इतनी फ्री विल तो सबको मिल ही जाती है कि हम अपनी जिंदगी डिफॉल्ट से नहीं बल्कि डिजाइन से जी सकें। तो डेस्टिनी का लॉन्डो मत बनो कि जो तकदीर लाएगी बस उसी में एक पौंड में रहोगे और उससे ज्यादा नहीं बनोगे। तो यकीन करो अपने आप पर और भरोसा करो, अपने आप पर यकीन करो, अपनी काबिलियत पर यकीन करो कि तुम हदों को तोड़ सकते हो, अपने कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के दायरे बढ़ा सकते हो, और तुम देखोगे कि जब तुम सकारात्मक हो, प्रेरित हो और तुम में बहुत सेल्फ बिलीफ होगी, तो ज़ोडिएक भी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मौके देने लगेगा। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में झांको, एक तरफ अपने होरोस्कोप को देखो और ये भी देखो कि तुमने कितनी कोशिश की है और कितना कर सकते हो, क्योंकि वो दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, कृपया उसे बंद मत करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी निजी सलाह लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, तब तक आपका दोस्त और गाइड इरफान रुखसत। नमस्कार।